मुताबिक जी जी सर, जितना हमने क्लासिफिकेशन रिग्रेशन का पढ़ा है अभी तक जी जी सर, थ्रू आउट वो अभी तक बाइनरी का पढ़ा है सर, बाइनरी के अंदर पढ़ा है सर क्या? अगर हम बाइनरी के अलावा ऊपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी फिर तो चेंजेस करनी पड़ेंगी सर। जी। अभी तक जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन ही को देखा है। अगर हमें जी मल्टी सर। क्लास क्लासिफिकेशन करनी हो तो हम प्राइमरली हमें सिर्फ कॉस्ट फंक्शन चेंज करना होता है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग डेज। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। Okay, so we are now heading into the neural networks, really. So we talked about some basics that neural networks की basic inspiration क्या है. It basically starts with the brain structure that we have. Brain के अंदर neurons होते हैं और हम चीज़ों को उसी तरीके से मॉडल करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली भी, जिस तरीके से ब्रेन्स काम करते हैं. सो ब्रेन्स का एक बेसिक जो स्केलेटन है वो हमें कुछ इस किस्म का नज़र आता है. एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन के अंदर हमारे पास एक सेल न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारी प्रोसेसिंग आप कह लें कि होती है. इसके अलावा उसके पास कनेक्शंस हैं जो उसको दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं. सो देर आर लाइक डेंड्राइट्स एंड देर आर एक्सॉन्स. सो डेंड्राइट्स के ऊपर आप यूँ कह लें कि ये इनपुट्स रिसीव करता है और एक्सॉन्स के ज़रिए ये एक्शंस को आगे दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ कम्युनिकेट कर देता है. सो बेसिकली इसी सेटअप से इंस्पायर होके न्यूरल नेटवर्क्स को डिज़ाइन किया गया, that there can be computational units as represented in the form of circle here, and they will be receiving some input, performing some processing over it, and then providing some output. अगर आप बेसिक सेंस में देखें तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी यही करता है. वो कोई इनपुट लेता है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करता है और कोई आउटपुट दे देता है. तो आर्किटेक्चरली इट लुक्स प्रीटी सिमिलर. We briefly maybe talked about this diagram in some of the class as well, but let's just revisit कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं. Actually 1980s में जब न्यूरल नेटवर्क्स, 70s और 80s में जब न्यूरल नेटवर्क्स की थ्योरी डेवलप हो रही थी तो there were like constraints that existed. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी, प्रोसेसिंग पावर बहुत लिमिटेड थी, कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड थी, दस्तयाब ही नहीं थी बल्कि. सो आई वुड ऑल्सो से लाइक इन अ वेरी रीसेंट इंटरव्यू जेफ हिंटन से जब ये पूछा गया दैट डू यू थिंक के न्यूरल नेटवर्क्स अगर शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे उसकी बड़ी वजह ये थी कि ज़्यादा डेटा दस्तयाब नहीं था और कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं थी. सो ही सेड येस बट आई नेवर रियली सेड इट दैन बिकॉज इस चीज़ को आमतौर पर लोग एक और नेगेटिव तरीके से परसीव करते हैं. लेकिन पिछले 10-15-20 सालों में हमने ये देखा है कि कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर में, स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत इजाफा हुआ. इसके अलावा हमारी डेटा कलेक्शन की सलाहियत में, सेंसरी इनपुट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ. हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ बढ़ी वहीं पे हमारी कनेक्टिविटी की स्पीड भी बहुत बढ़ी. तो इंटरनेट कनेक्शंस बहुत ज़्यादा वाइड हो गए, ब्रॉड हो गए. तो अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया पिछले 1 से 2 डेकेड्स के अंदर. सो वी मूव्ड टूवर्ड्स दी बिग डेटा एरा स्लोली. अच्छा, विद दैट दूसरी चीज़ जो साथ साथ होती आई दैट वाज कि कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होने लगा. सो 80s के कंप्यूटर्स आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाते थे. इट वाज लाइक एज इफ लाइक दैट. सो एक पूरे कमरे के साइज़ के अंदर जो एक कंप्यूटर आता था वो आज के कंप्यूटर के मुकाबले में कुछ एज इफ के नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ काम वो कर सकता था. तो ये दोनों चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी कि डेटा भी बहुत ज़्यादा हो गया और परफॉर्मेंस भी कंप्यूटर्स की, और ख़ास तौर पे अब जब हम जीपीयूज़ के इराज में जी रहे हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरेलल कंप्यूटिंग की सलाहियत भी मौजूद है. तो इसके साथ साथ हमें ये नज़र आने लगा कि अगर आपके पास मुनासिब मकदार में डेटा दस्तयाब है और मुनासिब सी कंप्यूटिंग पावर दस्तयाब है तो ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की सलाहियत रखते हैं. अगर वही काम आप ट्रेडिशनल एआई से न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ ले जाएं, छोटे मोटे न्यूरल नेटवर्क्स को जैसे जैसे ज़्यादा डेटा मिलता है और परफॉर्मेंस मिलती है तो वो भी इससे बेहतर परफॉर्म करते हैं. अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स का साइज़ बढ़ा दें तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी डेटा के बढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें कंप्यूटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है. और अगर आप काफ़ी बड़े न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करें, वी विल सी दैट हाउ व्हाट डू वी मीन बाय बिग न्यूरल नेटवर्क्स.
तो डेटा के बढ़ने के साथ साथ उनकी लर्निंग की सलाहियत भी बढ़ती जाती है और जाहिर है कि उनकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। सो ये ग्राफ बेसिकली ये पोर्ट्रे करता है कि डेटा के बढ़ने के साथ और प्रोसेसिंग पावर के बढ़ने के साथ न्यूरल नेटवर्क्स की कंट्रीब्यूशन रियल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से इंक्रीज हुई। और विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल होने लग गए, बिकॉज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होने लगे। नाउ वी बिगिन विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। वी हैव लाइक अ डिमांड प्रिडिक्शन प्रॉब्लम। फर्ज करें कि कोई गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर है जिसने कोई नई शर्ट मैन्युफैक्चर की है और उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल है कि वो मार्केट के अंदर इसकी डिमांड को प्रिडिक्ट कर सके। ज़ाहिर है हमारी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत सारी कॉस्ट आती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और हम एक चीज़ उतनी मकदार में पैदा करना चाहेंगे जितनी मकदार में वो सेल हो सके और हमारी कॉस्ट जो है वो उसके अंदर ऑप्टिमाइज हो सके। तो अब अगर हम एक शर्ट बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ये टॉप सेलर होगी या नहीं। फर्ज करें हमारे पास इनपुट फीचर एक है प्राइस एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे हम एक बाइनरी डिसीजन बता रहे हैं कि विल इट बी अ टॉप सेलर और नॉट। और जाहिर है अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसका जवाब हाँ या ना में है या 0 या 1 में है तो हम सिग्मॉइड फंक्शन के जरिए ये क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, राइट। सो हम करते क्या है कि हम बेसिकली वेटेड सम कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यूज और एक्स के दरमियान। सो इस केस में हमारे पास एक ही फीचर है एक्स, तो हमें एक ही डब्ल्यू चाहिए। सो वी विल कंप्यूट डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी और फिर उस डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी को हम गुजार देंगे सिग्मॉइड फंक्शन से ताकि हम इसकी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 और 1 के दरमियान। हम ये कह सकते हैं कि ये काम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे हमारे पास एक कंप्यूटेशनल यूनिट है जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी कंप्यूट करता है और उसको सिग्मॉइड फंक्शन से गुजार देता है और हमें एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब ये चीज़ जैसे हम पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे थे, हम इसको एक न्यूरॉन कह देते हैं अब। तो इट्स नॉट रियली एनीथिंग वेरी डिफरेंट दैट वी आर सेइंग, वी आर जस्ट सेइंग हम इनपुट लेते हैं उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से गुजारते हैं। इस वक्त हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बजाय एक न्यूरॉन कह रहे हैं या एक कंप्यूटेशनल यूनिट कह रहे हैं और ये इसके ऊपर डब्ल्यू एक्स प्लस बी कंप्यूट करता है, उसके ऊपर सिग्मॉइड एक्टिवेशन अप्लाई करता है और उसके बाद हमें एक जवाब दे देता है विच इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट टेल्स वेदर दिस शर्ट विल बी अ टॉप सेलर और नॉट। अब जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हम ये जो एक सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट था या एक न्यूरॉन था, हम इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं नहीं एक नहीं, हम बहुत सारे न्यूरॉन्स इस्तेमाल कर लेते हैं साइमल्टेनियसली और देखते हैं कि एक से ज़्यादा कंप्यूटेशनल यूनिट्स इस्तेमाल करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। न्यूरल नेटवर्क्स की असल पावर इसी चीज़ से सामने आती है कि वो बहुत सारे कंप्यूटेशनल यूनिट्स जो क्रिएट करता है वो समहाउ हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होते हैं। सो वी ट्राई टू अनरेवल कि यहाँ हमें क्या एडवांटेज नज़र आता है। अब मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारी इनपुट लेयर जो है यानी जो इनपुट्स हैं हमारे पास वो 4 हैं: प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन, हम कैसे मार्केट कर रहे हैं या कितनी मार्केटिंग हुई है वट एवर, और मटीरियल। सो वी हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज 4 थिंग्स: प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग एंड मटीरियल, राइट। अब ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे पास इनपुट्स के तौर पे दस्तयाब हैं और हमने इसकी बेसिस के ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करना है। प्रीवियसली क्या था कि आप जितनी भी इनपुट्स हैं आपके पास, आप वो इसी एक कंप्यूटेशनल यूनिट को देंगे। आपकी इक्वेशन बन जाएगी, अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w4 x4 प्लस b और उसको आप सिग्मॉइड से गुजार के एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लेंगे, राइट। इस केस में हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 कंप्यूटेशनल यूनिट्स हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं, राइट, और हमने एक लेयर के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हमने 3 न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल एक लेयर बना ली, राइट। इसको हम एक न्यूरल नेटवर्क लेयर कह देते हैं
और इसके अंदर एक एक यूनिट जो मौजूद है उसको हम एक इंडिविजुअल न्यूरॉन कहते हैं. सो वी हैव नाउ अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 न्यूरॉन्स इन इट. ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट वन कंप्यूटेशनल यूनिट वी नाउ हैव मोर. सो न्यूरल नेटवर्क्स में हम रिडंडेंसी ले आते हैं इस एतबार से. अच्छा, अब अगली बात यह है कि इनपुट को हम आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे. हम चारों इनपुट्स, प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और मटेरियल, चारों इनपुट्स हर न्यूरॉन को देंगे. यानी इस न्यूरॉन के पास भी चारों चीज़ें हैं, चारों इनपुट्स हैं. इस न्यूरॉन के पास भी चारों चीज़ें हैं, चारों इनपुट्स हैं. और इस न्यूरॉन के पास भी चारों चीज़ें हैं, चारों इनपुट हैं. राइट. और अगली बात, ये तीनों न्यूरॉन्स कंप्यूट क्या करेंगे? वही चीज़, यानी ये भी वेट्स और फीचर्स का वेटेड सम कंप्यूट करेगा और उसमें बायस ऐड करेगा. ये भी वही करेगा चारों फीचर्स के साथ, और ये भी वही करेगा चारों फीचर्स के साथ. राइट. अब यहाँ जो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर ये तीनों न्यूरॉन्स सेम इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो इनमें फिर कोई फ़र्क भी है या सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम 3 अलग जगह पे कर रहे हैं और अपेरेंटली हमें कोई ख़ास एडवांटेज उसमें नज़र नहीं आ रहा? व्हाट डू यू थिंक? Okay, so the main difference that we will see is in the choice of weights and parameters, W's and B's. तो W's और B's की वैल्यूज जो इस न्यूरॉन पे इस्तेमाल होंगी वो रैंडम होंगी, जो यहाँ इस्तेमाल होंगी वो भी रैंडमली चूज़न होंगी, और जो यहाँ इस्तेमाल होंगी वो भी रैंडमली चूज़न होंगी. तो हम नहीं कह सकते कि ये कौन से फीचर को कितना वेट दे रहा होगा, ये न्यूरॉन कौन से फीचर को कितना वेट दे रहा होगा, और ये न्यूरॉन कौन से फीचर को कितना वेट दे रहा होगा. इट विल बी ऑल रैंडम चॉइसेस. नाउ बेस्ड ऑन डिफरेंट वेट्स दैट दीज न्यूरॉन्स एसोसिएट विद डिफरेंट फीचर्स, इनसे जो जवाब आएंगे, कंप्यूटेशन एक ही इन्होंने करनी है, इनसे जो जवाब आएंगे वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ एक्चुअली मालूम नहीं होता कि ये जो जवाब दे रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो बात मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक फर्जी बात है. इट्स लाइक सेइंग कि ये न्यूरॉन हमें अफोर्डेबिलिटी के बारे में बता रहा है, ये न्यूरॉन फ़र्ज़ करें कि हमें अवेयरनेस के बारे में बता रहा है, और ये न्यूरॉन फ़र्ज़ करें कि हमें परसीव्ड क्वालिटी के बारे में बता रहा है. अब पहली बात मैंने ये कही कि ये जो 3 लफ्ज़ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, हमें डायरेक्टली ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि हम ये कहें कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली इंट्यूटिवली न्यूरल नेटवर्क से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कुछ इसी किस्म का होता है. और इसका मतलब क्या है? अब अफोर्डेबिलिटी क्या है? मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी फ़र्ज़ करें 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, प्राइस पे और शिपिंग कॉस्ट पे. फ़र्ज़ करें ये 2 फैक्टर हैं जो अफोर्डेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि ये जो न्यूरॉन है ये हमें अफोर्डेबिलिटी के बारे में कुछ बता रहा है ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉसिबली इस न्यूरॉन ने प्राइस और शिपिंग कॉस्ट के लिए W's की बड़ी वैल्यूज़ इस्तेमाल की हैं, और पॉसिबली मार्केटिंग और मटेरियल के लिए छोटी वैल्यूज़ इस्तेमाल की हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अफोर्डेबिलिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल फ़र्जी बात है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन. अच्छा, इसी तरीके से हम कहते हैं कि अवेयरनेस बुनियादी तौर पे डिपेंड करती है मार्केटिंग के ऊपर और से मटेरियल के ऊपर. राइट. सो फ़र्ज़ करें ये भी एक फ़र्जी बात है. इसका मतलब ये है कि अगर ये न्यूरॉन अवेयरनेस के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने मार्केटिंग और मटेरियल फीचर्स को ज़्यादा वेट दिया है. रैंडम वैल्यूज उसने वेट्स की चूज़ की हैं समहाउ, वो मटेरियल और मार्केटिंग के केस में ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वैल्यूज़ हैं, और प्राइस और शिपिंग कॉस्ट के केस में थोड़ी छोटी वैल्यूज़ हैं. और अगर हम ये कहें कि ये तीसरा न्यूरॉन हमें परसीव्ड क्वालिटी के बारे में बता रहा है, अगेन हम फ़र्ज़ करें कि परसीव्ड क्वालिटी को यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि मटेरियल क्या है और प्राइस क्या है, क्योंकि हमारी परसेप्शन प्राइस से भी रिलेट करती है. हमें लगता है कि सस्ती चीज़ हल्की क्वालिटी की होती है
और महंगी चीज़ ज़रा अच्छी क्वालिटी की होती है. सो अगर हम ये कहें कि परसीव्ड क्वालिटी को हम प्राइस और मटेरियल के साथ रिलेट करते हैं, और अगर ये न्यूरॉन हमें परसीव्ड क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो हम फर्जी तौर पे ये कह रहे हैं कि उसने प्राइस को और मटेरियल को ज़्यादा बड़े वेट्स दिए हैं और बाकी दोनों फैक्टर्स को कदरे कम वेट दिए हैं. एक्चुअली हर न्यूरॉन किस फीचर को क्या वेट दे रहा है ये हमें मालूम नहीं है. दे विल बी चूजिंग दीज थिंग्स रैंडमली, बट उनका इफेक्ट कुछ इस किस्म का आगे से आ रहा होगा कि वो मुख्तलिफ फीचर्स को मुख्तलिफ सिग्निफिकेंस दे के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कंप्यूट कर रहे होंगे. लेट मी नो इफ इट मेक्स सम सेंस टू यू. Or if you have any question regarding this. Okay, then moving on. ये जो 3 आउटपुट्स हमें यहाँ से मिली हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम होंगे, हमने सिर्फ फर्जी तौर पे इनको रख दिया है. ये जो 3 आउटपुट्स हमें यहाँ पे मिली हैं, अब हम इन्हें आउटपुट्स की बजाय न्यूरल नेटवर्क की ज़बान में ज़्यादातर एक्टिवेशंस कहते हैं. So it is the output, but rather than calling it output, we better call it activation. अब ये 3 आउटपुट्स जो यहां से हमें इस लेयर से मिली हैं, अगली लेयर में हमारे पास एक ही न्यूरॉन है. ये तीनों आउटपुट्स इस न्यूरॉन की इनपुट बन जाएंगी. तो यहां 4 इनपुट्स आई थी, यहां 4 इनपुट्स आई थी, यहां 4 इनपुट्स आई थी, यहां 3 आएंगी, क्योंकि जो यहां की आउटपुट है वो इसकी इनपुट बनेगी. तो काइंड ऑफ हम ये कह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और परसीव्ड क्वालिटी यहाँ पे इनपुट के तौर पे जाएंगी. ये न्यूरॉन क्या कंप्यूट करेगा? बिल्कुल वही जो पिछले न्यूरॉन्स ने किया था, राइट. इसके पास 3 इनपुट्स हैं, इसको 3 वेट्स चाहिए, W1, W2, W3 से. सो W1 इंटू अफोर्डेबिलिटी, W2 इंटू अवेयरनेस एंड W3 इंटू परसीव्ड क्वालिटी प्लस सम बायस. अगेन ये भी वेट्स और बायस की वैल्यू कैसे चूज करेगा? रैंडमली. और उसके बाद हमारे पास, चूँकि हम ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिजल्टेंट के तौर पे एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी जो बेसिकली हमें ये बता रही होगी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट विल बी अ टॉप सेलर और नॉट, राइट. तो अब इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस सिंपल इंडिविजुअल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट, we have redundancy and we call it a simple small neural network. जब हम मल्टीपल कंप्यूटेशनल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो हर कंप्यूटेशनल यूनिट को हम न्यूरॉन कह देते हैं और उन तमाम की कलेक्शन को हम एक न्यूरल नेटवर्क कह देते हैं. यहाँ हम इनपुट लेयर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक समथिंग कॉल्ड इनपुट लेयर, जिसके अंदर 4 इनपुट्स हैं हमारे पास. इनपुट लेयर को हम लेयर 0 भी कहते हैं आमतौर पे. उसके बाद एक लेयर ये है जिसके अंदर 3 न्यूरॉन्स हैं, और एक लेयर ये है जहाँ जो हमारी आउटपुट लेयर भी है जहाँ पे एक ही न्यूरॉन है. So if you're good with it, I will move on. ठीक है सर, समझ आ गई. Okay. So अब हर लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, so this is like for example the input vector which will consist of for example 4 values at one time. They will be supplied to this layer which has 3 neurons. This will compute 3 outputs or 3 activations which will go as input to this neuron, which is one neuron only, and this will compute one single value as an output, which will be the probability of the shirt being top seller, right? Now, this is called input layer. That's where the journey starts. The final layer is called the output layer. This is where the journey kind of ends or the predictions are calculated. Anything between input layer and output layer, for example, in this case, we have one layer between input layer and output layer. So any number of layers between the input layer and output layer are called hidden layers. So there can be 0, 1, 2, 3, 5, 10, 100, 200. So we can have any number of layers between the input layer and output layer, and they will in general be called hidden layers. Okay, so let's look at this structure now. जी. अभी लेयर्स के चेंज होने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ज्यादा या कम होने से? Yes. So कितनी लेयर्स होनी चाहिए?
हर लेयर में कितने न्यूरॉन होने चाहिए, ये एक फ्रीलांस चॉइस नहीं होती। आमतौर पर ये चीज़ डेटा पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बड़ा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे उसकी कंप्यूटेशंस उतनी ही कॉम्प्लेक्स होंगी और उसकी लर्न करने की सलाहियत भी बिल अमूम उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे पास बहुत सारा और बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है तो हम ज़रा ज़्यादा बड़ा न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है तो हम छोटे न्यूरल नेटवर्क से भी नताइज अखज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही ग्राफ है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, राइट। सो दिस इज़ समथिंग जो आप आहिस्ता आहिस्ता इंटुइटिवली सीखते जाते हैं कि आपको कितना स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि आप बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। सो सवाल आपको हमेशा ये पूछना होता है कि आपके प्रॉब्लम के मुताबिक कितनी कंप्यूटेशनल यूनिट्स काफ़ी होंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल वी सी अनदर सिचुएशन हियर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और उसके दरमियान आपको दो लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर दो हिडन लेयर्स हैं। पहली हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं और दूसरी हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन्स हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन उसी तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये इनपुट इन तमाम के पास जाएगी, ये अपनी एक्टिवेशंस कंप्यूट करेंगे और ये जो एक्टिवेशंस कंप्यूट करेंगे वो बतौर इनपुट इस लेयर को चली जाएगी। फिर ये लेयर इस लेयर से आने वाली आउटपुट को बतौर इनपुट इस्तेमाल करेगी और अपनी एक्टिवेशंस कैलकुलेट करेगी, और जो ये एक्टिवेशंस ये कैलकुलेट करेगी वो बतौर इनपुट आउटपुट लेयर को चली जाएंगी, और फिर फाइनली आउटपुट लेयर अपना जवाब अखज़ करेगी यहाँ से। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ आपको इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान 3 लेयर्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर 3 हिडन लेयर्स हैं। पहली हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन्स हैं, दूसरी हिडन लेयर में 5 न्यूरॉन्स हैं और तीसरी हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं। यहाँ ये चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास बहुत सारे वेरिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ लेयर्स का इंतखाब कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हर लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स रखने हैं उसका इंतखाब भी कर सकते हैं, और ये चीज़ आम तौर पर डेटा और प्रॉब्लम डिपेंडेंट होती है। लेकिन फॉर द बिगिनिंग हमारा पर्पस ये है कि हम सिर्फ ये समझें कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और कैसे काम करता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस एग्जांपल। वी सी दैट वी हैव एन इमेज। अब आप जानते हैं कि जो इमेजेस आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैमरा से अगर कोई इमेज लेते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन पिक्सल्स में होती है, राइट। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये भी आमतौर पे एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन में इसकी रेजोल्यूशन तय होती है, पिक्सल वैल्यूज ही होती हैं इसके अंदर भी। अगर हम ये कहें कि ये 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक इमेज है, यानी इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी 1000 पिक्सल्स हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 1000 पिक्सल्स हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो जाएंगे? 1000 इंटू 1000 विच विल बी 1 मिलियन, राइट। सो अगर आप इस एक इमेज को बतौर इनपुट किसी न्यूरल नेटवर्क को देना चाहें तो आम तरीका ये होगा कि आप इस इमेज को फ्लैटन करेंगे और आप इसकी पिक्सल वैल्यूज को न्यूरल नेटवर्क के अंदर सप्लाई कर देंगे। सो यू विल हैव 1000 रोज एंड 1000 कॉलम्स। आप इनको फ्लैटन करेंगे, दैट मीन्स कि आप जो रोज और कॉलम्स की तकसीम है उसको ख़त्म कर देंगे। आप फॉर एग्जांपल ये करेंगे कि आप पहली जो रो है उसको फ्लैटन करके कॉलम बना देंगे, जो दूसरी रो है उसी कॉलम के नीचे अपेंड कर देंगे, तीसरी रो को उसी कॉलम के नीचे अपेंड कर देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ इन वट एवर वे यू फील अप्रोप्रिएट, राइट। इसको हम कहते हैं फ्लैटन कर देना, इसको कि एवरीथिंग इज अ सिंपल इन अ सिंगल लाइन, राइट। सो अब ये 1 मिलियन वैल्यूज एक फ्लैट वेक्टर के तौर पे आप एक न्यूरल नेटवर्क को बतौर इनपुट प्रोवाइड कर देंगे, राइट। नाउ दिस इज अ लॉट ऑफ वैल्यूज दैट आर गोइंग एज इनपुट टू अ न्यूरल नेटवर्क, एंड यू कैन इजीली सी कि जब हम कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम प्राइस या मार्केटिंग या मटेरियल या शिपिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो 4 वैल्यूज थी। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस की तरफ जाते हैं, तो इमेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, and it's like much more difficult to learn from the image data compared to learning from structured data, which is in the form of rows and columns. So here you see that this particular image is basically consisting of 1 million values, and it is just one image.
सो अब हम यहाँ पे अगेन इंट्यूटिवली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क कर क्या रहा होता है। न्यूरल नेटवर्क चूंकि काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसके अंदर जाके लेयर टू लेयर ऑपरेशंस का इंडिविजुअली मुआयना नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन हम इंट्यूटिवली ये समझ सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं या क्या कर पा रहे होते हैं जो वो इतने इफेक्टिव साबित होते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास कुछ न्यूरॉन्स हैं, दे कुड बी लाइक 10, 100, 200, 300, वट एवर इज सूटेबल। से आपने यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स पहली लेयर में चूज़ किए हुए। जब आप ये इमेज जो है बतौर इनपुट पहली लेयर से गुजारेंगे, तो पॉसिबली पहली लेयर इसके अंदर बहुत स्मॉल स्केल पैटर्न्स लर्न करेगी। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी लर्निंग सम काइंड ऑफ एजेस। मिसाल के तौर पे जैसे आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, सो देर इज अ लिटिल लाइट कलर पार्ट हियर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ईयर पार्ट, एंड लिटिल ब्लैक कलर पार्ट हियर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ द ब्लैक हेयर, राइट। सो सिमिलरली आप यहाँ पूरी जगह पे देखें, ये आपको एजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से आपको आई के पास भी यही एजेस नजर आएंगे। आपको थोड़ा सा डार्क कलर फॉर एग्जांपल इस जगह पे नजर आ रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट, एंड ऑब्वियसली राइट एट दिस पॉइंट एज वेल। सो बेसिकली जो फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग आमतौर पे न्यूरल नेटवर्क के अंदर होगी, वो एक स्मॉलर पैटर्न्स को लर्न करेगा। अच्छा, अब यही पैटर्न्स जो इसने स्मॉलर पैटर्न्स पहली लेयर में से गुजरने के बाद लर्न किए हैं, ये पैटर्न्स बतौर इनपुट चले जाएंगे अगली लेयर के पास। अगली लेयर बिल अमूम थोड़ी मजीद समराइजेशन करेगी। वो इसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स लर्न कर लेगी। इट माइट से ओके दिस सीम्स टू बी ईयर, दिस सीम्स टू बी आई, this seems to be the nose part, a nasal, right? Or this seems to be the like a little neck area or whatever, right? So it will be basically smaller patterns से बड़े patterns, और फिर फाइनली पॉसिबली जब आप उसे आखिरी लेयर से गुजारेंगे तो मोस्ट लाइकली आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने पूरा फेस का स्ट्रक्चर लर्न कर लिया होगा उसके अंदर से, right? So even without looking inside how a data is moving from layer to layer, generally if you have been able to correctly configure a neural network, you would see this kind of effect कि जैसे जैसे आप लेयर टू लेयर मूव करते जाते हैं, आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर लर्न करते जाते हैं, आप स्मॉलर पैटर्न से बड़े पैटर्न्स लर्न करते जाते हैं, और फाइनली आपके पास मिसाल के तौर पे आउटपुट होगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो चेहरा है ये फलां पर्सन का है, या सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली अगर आप एक कार क्लासिफिकेशन की एग्जांपल लें, तो उसके अंदर भी यही हो रहा होता है। आपके पास एक कार है, आपने उसका इमेज फ्लैट करके एक न्यूरल नेटवर्क को लर्न करने के लिए दिया। द फर्स्ट लेयर माइट बी लर्निंग प्लेन एजेस, द सेकेंड लेयर माइट बी लर्निंग लिटिल पार्ट्स, लिटिल कंपोनेंट्स, for example the door handle, for example the glass mirror, for example the tire area or the light area, or so on and so forth. And like moving on, it will be like ultimately summarizing it and will be coming up with the bigger image, which will be, so you might be interested in providing your neural network a data set of different car models, और आप उस चाहें कि वो ये प्रेडिक्ट कर सके कि अगर हम उसे एक इमेज दें तो वो ये बता सके कि ये कौन सा मॉडल है, क्या मेक है इसकी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Now let's talk about neural network layers in a little bit more detail. So as you see, this is a very simple neural network, जिसके अंदर पहले हमारे पास सिर्फ एक ही कंप्यूटेशनल यूनिट हुआ करता था, इससे पहले जब तक हमने न्यूरल नेटवर्क की बात नहीं की थी। अब हम मल्टीपल कंप्यूटेशनल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। हर कंप्यूटेशनल यूनिट को हम इंडिविजुअली एक न्यूरॉन कह देते हैं। हम न्यूरॉन्स को लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। सो यहाँ हमारे पास इनपुट हैं, ये पहली लेयर है जिसके अंदर 3 न्यूरॉन है, और ये आखिरी आउटपुट लेयर है जिसके अंदर एक ही न्यूरॉन है, राइट। अगर हम इसको एक्चुअली देखना चाहें कि एक लेयर कंप्यूट क्या कर रही है, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास इनपुट क्या है, ठीक है। सो जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहें कि हमारे पास एक ही इनपुट वैल्यू है जो यहां से आ रही है, तो फिर पहला न्यूरॉन क्या कंप्यूट करेगा? पहला न्यूरॉन कंप्यूट करेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेट एंड एक्स, द इनपुट, plus it will be adding b to it, and then it might be applying any activation function, say sigmoid over it, right? तो ये जो आउटपुट यहाँ पे आई है इसको हम sigmoid से गुजार देंगे, and it will ultimately be giving us a probability value, say 0.3.
अगर फ़र्ज़ करें कि ये x जो है ये एक नहीं बल्कि दो वैल्यूज़ हैं, दो फीचर्स हैं, तो यहाँ हमें दो वेट्स चाहिए होंगे. वी विल से काइंड ऑफ लाइक w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b1 एंड लाइक समथिंग लाइक दैट. अगर तीन हो तो हमें अकॉर्डिंगली यहाँ वेट भी तीन चाहिए होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. सिमिलरली सेकेंड न्यूरॉन क्या करेगा? सेकेंड न्यूरॉन भी यही कंप्यूट करेगा, राइट. वही x1 x2 इसके पास भी आएंगे, वही x1 x2 के साथ डॉट प्रोडक्ट ये भी लेगा. सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होगा कि जो वेट्स और बायस की वैल्यू है वो ये अलग चूज़ करेगा. सो इट विल बी रैंडम सेट ऑफ वेट्स एंड बायसेस. लेट्स से यहाँ जो वेट्स वेक्टर है इसको हम w सुपरस्क्रिप्ट 1 और सबस्क्रिप्ट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लेयर नंबर को, तो ये सारे न्यूरॉन्स जो हैं ये लेयर 1 का हिस्सा है, तो इन सब का सुपरस्क्रिप्ट 1 ही है. और जो सबस्क्रिप्ट है वो इंडिकेट कर रहा है न्यूरॉन नंबर को. सो दिस इज न्यूरॉन नंबर 1, दिस इज न्यूरॉन नंबर 2 एंड दिस इज न्यूरॉन नंबर 3, राइट. और यहाँ W1 के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी? उतनी ही जितनी इनपुट्स होंगी. इनपुट एक है तो W1 भी एक ही चाहिए. इनपुट्स दो हैं तो W1 भी दो चाहिए. इनपुट्स 10 हैं तो W1 भी 10 चाहिए, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. सो द चॉइसेस ऑफ वेट्स ऑन ईच न्यूरॉन विल बी रैंडम एंड बेस्ड ऑन दैट जो आउटपुट्स आपको यहाँ से मिल रही होंगी उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकती हैं. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट न्यूरॉन कंप्यूट्स द एक्टिवेशन टू बी 0.3, the second one computes it to be for example 0.7 and the third one computes it to be for example 0.2. So that means that the output that this layer will be generating will consist of a vector of three values because there were three neurons here, and that is how it will look like 0.3, 0.7 and 0.2, right. अब ये जो आउटपुट आपको मिली है एक्टिवेशन वेक्टर फ्रॉम लेयर 1, दिस विल नाउ बिकम द इनपुट फॉर दिस लेयर. और आपको पता है इस लेयर के ऊपर एक ही कंप्यूटेशन हो रही है, राइट. सो ये जो तीन वैल्यूज बतौर इनपुट आई हैं ये तीनों वैल्यूज बतौर इनपुट इसके पास चली जाएंगी. इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर न्यूरॉन के ऊपर जो कंप्यूटेशन होगी यहाँ जो वेट्स वेक्टर होगा W21 लाइक वेयर 2 इज इंडिकेटिंग द लेयर नंबर. So this will need three values. It will be like W1 into this plus W2 into this plus W3 into this plus some bias, right? So the computation will still be same and you will obviously be applying the sigmoid activation over it. You will be passing this output through this sigmoid function to compute the final probability, which will be called the output from the output layer or the activation of the output layer, the final output. Let's say the value that this neuron computes is 0.84. And in this case, there will be only one value because there is only one neuron. So one neuron is always going to give you one value. यहाँ तीन neurons थे, तीन values आई. यहाँ एक neuron है, एक ही value आएगी. तो आपको final output के तौर पे यहाँ probability की value जो मिल रही है, say that is 0.84. और फाइनली जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, अगेन जैसे हमने पहले कहा था कि आप किसी क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर उसको एक क्लास लेबल के अंदर मैप कर लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू कुड से इफ द आउटपुट प्रोबेबिलिटी इज greater than or equal to 0.5, you will say that the class label is 1 and 0 otherwise. So for example, you say that, okay, if the probability is 0.84, that means we are predicting that the shirt will have a high demand in the market. And if it is less than that, we will say, no, it will not have high demand in the market. So any questions so far? सर ये जो मतलब हम उसमें फैक्टर्स देंगे तो उसका मशीन लर्निंग मशीन को कैसे पता कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? पास डेटा सेट देंगे जिससे वो लर्न करेगा कि फॉर एग्जांपल पहले यूं हुआ था तो इसकी yes. So we have so far been talking about supervised learning. Supervised learning बुनियादी तौर पर एक गिवन डेटा सेट के ऊपर बेस करती है. इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम उसे एक डेटा सेट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर 1000 शर्ट्स का डेटा है, जिसके अंदर उनकी फॉर एग्जांपल प्राइस, उनकी शिपिंग कॉस्ट, उनका मटेरियल और उनकी मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है.
और उनके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो टॉप सेलर थी या नहीं थी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप उस डेटा से ये लर्न करेंगे कि किस गिवन सिचुएशन के अंदर, किन फैक्टर्स के अंदर कोई चीज़ टॉप सेलर बनती है और कब कोई चीज़ टॉप सेलर नहीं बनती। तो जब आप इस डेटा से ये लर्न कर लेंगे तो आप किसी नई वैल्यू के ऊपर ये प्रिडिक्ट करने की कुछ सलाहियत डेवलप कर लेंगे कि अगर आप ये चीज़ करने जा रहे हैं तो इस बात का क्या इम्कान है, बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज़ लर्न फ्रॉम दैट पास्ट डेटा। So any other questions? सर लास्ट लेयर जो है जो आउटपुट के लिए होती है लेयर, जी जी सर उसमें डब्ल्यू के वैल्यूज हम प्रोबेबली जितने डब्ल्यूज की वैल्यू उसके प्रीवियस लेयर में होंगे सर उतनी ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगे सर इकट्ठी एक वैल्यू लाने के लिए सर। बेसिकली देखिए, आप किसी भी न्यूरॉन पे हों, मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए, यहाँ मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इस न्यूरॉन पे मुझे कितने डब्ल्यूज़ चाहिए, मुझे उतने डब्ल्यूज़ चाहिए जितनी इनपुट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि इनपुट में 4 वैल्यूज़ हैं, लाइक दिस 1 2 3 4, तो मुझे इस न्यूरॉन पे कितने डब्ल्यूज़ चाहिए? 4। ठीक है, 1 डब्ल्यू इससे ज़रब लेगा, 1 डब्ल्यू इससे लेगा, 1 डब्ल्यू इससे लेगा और 1 डब्ल्यू इससे लेगा। इसी तरीके से 4 ही मुझे यहाँ चाहिए और 4 ही यहाँ चाहिए, क्योंकि सबको ये 4 इनपुट्स मिल रही हैं। इसके बाद यहाँ से जो आउटपुट्स आ रही हैं वो 3 है। इसका मतलब है जो इस न्यूरॉन को इनपुट्स मिल रही हैं वो 3 है। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कितने वेट्स चाहिए? 3, क्योंकि इसको 3 इनपुट्स मिल रही हैं। और ये जो W की वैल्यूज होती हैं, अगेन जस्ट टू मेक इट क्लियर, किसी भी न्यूरॉन के ऊपर W की जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं W's की, वो रैंडमली चूजन होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन की वैल्यूज को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। इसी वजह से वो अपने अपने तरीके से नित नई चीजें लर्न करते रहते हैं। Got it, sir. Okay. Now let's talk about little more complex situation, right? Now we have a little bigger neural network, right? यहां हमारे पास 3 हिडन लेयर्स हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ये बताना हो कि टोटल लेयर्स कितनी हैं, तो यहां आप कहेंगे देयर आर 4 लेयर्स। The input layer is always called layer 0 and it is not counted as a layer as such, right? So input को शामिल करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 लेयर्स हैं, लेकिन input layer को हमेशा हम layer 0 कहते हैं और उसको layer के काउंट्स में शुमार नहीं किया जाता। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि input layer कंप्यूट कुछ नहीं कर रही होती, it is just providing the input। बाकी तमाम लेयर्स पे न्यूरॉन्स कंप्यूट कर रहे हैं, either linear regression or like logistic regression or whatever। तो input layer चूंकि कुछ compute नहीं कर रही होती, we call it layer 0 and it is not counted as a layer। So that means कि यहाँ हमारे पास total 4 layers हैं, जिनमें से एक output और बाकी सारी hidden layers हैं, right? So अब यहाँ पे जो आपका process होगा वो और लंबा हो जाएगा। So inputs सारी की सारी इन 4 न्यूरॉन्स को मिलेंगी। ये 4 न्यूरॉन्स अपनी एक्टिवेशंस कंप्यूट करेंगे और जो आउटपुट्स देंगे दैट विल बी अ वेक्टर ऑफ 4 वैल्यूज, वो बतौर इनपुट इस लेयर के पास चला जाएगा। इस लेयर के पास 5 न्यूरॉन्स हैं। ये सारी की सारी कंप्यूटेशंस करने के बाद एक वेक्टर जनरेट करेगी विच विल बी एन एक्टिवेशन हैविंग 5 वैल्यूज इन इट। वो 5 की 5 वैल्यूज इनपुट के तौर पे इन तीनों न्यूरॉन्स के पास जाएंगी अगली लेयर के अंदर। ये भी वही काम करेगा, ये अपनी एक्टिवेशंस कंप्यूट करेगा और 3 वैल्यूज बतौर आउटपुट देगा, और वो 3 वैल्यूज इस फाइनल लेयर के पास जाएंगी जो इन 3 वैल्यूज को बतौर इनपुट इस्तेमाल करके फाइनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कंप्यूट करेगा और हमें फाइनल जवाब देगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर हम ये कहें कि हम यहाँ से यहाँ तक ये कंप्यूटेशन कर चुके हैं और यहाँ भी कर चुके हैं, तो यहाँ से आउटपुट में हमें क्या मिला होगा? हमें मिली होंगी 1 2 3 4 5 वैल्यूज, राइट? So we will have 5 inputs coming into these 3 neurons। इसके पास भी 5 inputs होंगी, इसके पास भी 5 inputs होंगी और इसके पास भी 5 inputs होंगी, ठीक है? और अब हम चाहते ये हैं कि हम यहाँ पे इसकी इक्वेशंस को कंप्यूट करें, कैलकुलेट करें, या कह लें कि इनको कंप्लीट करें
कि यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट्स मिसाल के तौर पे अब आप देखें यहाँ पे W1 W2 W3 सबस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस लेयर पे सुपरस्क्रिप्ट्स क्या होंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर। तो इसका सुपरस्क्रिप्ट क्या होगा? इसका और इसका 3 होगा। So because the superscript indicates the layer number, so the superscript for like all these weights and biases will be 3, right? And then for example, okay, we associate 3 here, 3 here, 3 here, and similarly 3 here, 3 here, and 3 here. Now this vector W vector will be getting multiplied with something, right? And that something that it will be getting multiplied is the output that it is receiving from the previous layer, right? So it is getting multiplied with A2. ये वेक्टर A2 जो आउटपुट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है? A2 के अंदर 5 वैल्यूज हैं, तो इसको कितने वेट्स चाहिए? 5। इसको भी 5 और इसको भी 5. So like this vector will consist of 5 values because this vector is also consistent of 5 values, right? So the random choices will be made accordingly, right? सर लेयर 3 में पहले मतलब अगर W1 की पावर 3 के कर रहे हैं तो पावर randomly नहीं, सर पावर नहीं it's सर, not power, सुपर superscript. बिकॉज पावर हमने बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स खास तौर पे इसलिए लगाई हैं ताकि आप इसे पावर के तौर पे ना इंटरप्रेट करें। इट इज सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सो सर एक सुपरस्क्रिप्ट जो W3 में है, जो W3 सुपरस्क्रिप्ट में है सर, उसके 5 सर W के वैल्यूज निकलेंगे जो पिछली लेयर 2 से आ रही हैं सर। जी जी राइट सर जी सर। इस वजह से लेयर 3 के 3 सर सुपरस्क्रिप्ट हैं, तो सर इस 15 सर टोटल 15 जी, टोटल 15, यानी हमें 15 वेट्स चाहिए होंगे यहाँ पे। और ये चॉइस कैसे होगी वेट्स की? रैंडमली सर। राइट, ओके। नाउ कैन यू फिल इन द वैल्यूज फॉर दिस लाइक सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट हियर? ये इस एक इक्वेशन में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मिसिंग है, सो कैन यू फिल दोज अप? So for this, like it will be layer number 3, 3, 2, and 3, and the subscripts will be like 2 in this case, 2, 2, and 2, right? Now the important thing is, अगर आप नोटिस करें तो बाकी सारे सुपरस्क्रिप्ट्स तो 3 हैं, लेकिन सिर्फ जो इनपुट इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है उसका सुपरस्क्रिप्ट 2 है, बिकॉज हर लेयर बतौर इनपुट पिछली लेयर की आउटपुट इस्तेमाल करती है। हर लेयर बतौर इनपुट पिछली लेयर की आउटपुट इस्तेमाल करती है, लिहाजा जो इनपुट वो ले रही होगी, जिसके साथ वो अपने वेट्स को मल्टीप्लाई कर रही होगी, वेटेड सम ले रही होगी, उसका सुपरस्क्रिप्ट करंट लेयर से एक पुराना होगा। और अगर आप इसको एक जनरल इक्वेशन के तौर पे लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप किसी भी लेयर L के किसी भी न्यूरॉन J के ऊपर कोई एक्टिवेशन कंप्यूट करना चाहते हैं तो दैट विल बी फॉर एग्जांपल एन एक्टिवेशन फंक्शन से सिग्मॉइड और व्हाटएवर विल बी of the dot product of W at L on neuron J dot A of L minus 1. तो अगर आप लेयर 3 पे हैं तो ये लेयर 2 की आउटपुट होगी, अगर आप लेयर 4 पे हैं तो ये लेयर 3 की आउटपुट होगी, अगर आप लेयर 10 पे हैं तो ये लेयर 9 की आउटपुट होगी, राइट? So please let me know if this equation like generalizes and makes sense to you in general for the computation purpose. Also, if you have any questions, please let me know. No, sir. Okay. So now we talk about how to make predictions using forward propagation. Forward propagation क्या होती है और हम उसको इस्तेमाल करते हुए इन्फेरेंस का मतलब ये यानी कोई चीज़ अखज़ करना या कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना। सो वी विल सी हाउ डू वी डू दैट। यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन की।
अगर आप एक पीस ऑफ पेपर पे हाथ से कोई डिजिट लिखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर वी प्रॉब्ली टॉक्ड अबाउट दिस के अर्ली 90s में न्यूरल नेटवर्क्स की एक एप्लीकेशन ये थी कि वो हैंड रिटन डिजिट्स को रिकग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होते थे। ख़ास तौर पे जो बैंक्स में चेक्स आते थे उनके ऊपर हाथों से जो फिगर्स लिखे हुए होते थे उनको रिकग्नाइज करने के लिए। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इमेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास हाथों से लिखे हुए डिजिट्स हैं 1, और फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 ही डिजिट हैं 0 और 1, राइट, जस्ट टू मेक इट सिंपल। फ़र्ज़ करें कि हमने इसको एक इमेज के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड दैट इमेज कंसिस्ट्स ऑफ 8 बाय 8 डायमेंशंस, राइट। तो 8 पिक्सल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 8 पिक्सल्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। सो हमारे पास 64 इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं पिक्सल्स की, और फ़र्ज़ करें कि ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं तो इसमें सिर्फ 0 से 255 तक की वैल्यूज़ होंगी, राइट। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो 255 वैल्यू होती है पिक्सल की, आपको पता है कि एक जो बेसिकली पिक्सल है वो 1 बाइट में रिप्रेजेंट होता है, तो एक बाइट के अंदर 2⁸ 256 वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 से लेके 255 तक। जो 255 होती है वैल्यू वो वाइट कलर को इंडिकेट करती है, और जो 0 होती है वैल्यू वो ब्लैक कलर को इंडिकेट करती है, राइट। और बाकी सारी वैल्यू, बाकी सारे कलर्स उसके दरमियान में फिट हो जाते हैं। इट इज़ फॉर ग्रे स्केल इमेजेस, राइट। सो आप जैसे जैसे 0 से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ब्लैक कलर लाइट की तरफ मूव करता जाएगा, और जैसे ही वो 255 पे पहुंचेगा वो कंप्लीटली वाइट हो चुका होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रे स्केल इमेजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ग्रे स्केल इमेजेस। डू यू? हाँ सर एक बार दोबारा बता। So basically, देखिए आप like you people have like born in an era when everything was colored, right? So if you remember, you might have heard of black and white televisions, Yes, sir. right? So do you understand the difference between a color television and a black and white television? So जो black and white television था उसके अंदर कलर्स रिप्रेजेंट नहीं हो सकते थे, राइट। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक फ़ोटो स्टेट करवाते हैं, फ़ोटो कॉपी करवाते हैं किसी चीज़ की, या प्रिंट लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट जब आप लेते हैं उसमें भी आपके पास 2 किस्म के प्रिंट्स होते हैं, एक है लाइक सिंपल ब्लैक प्रिंट और एक है कलर्ड प्रिंट, राइट। यस सर। तो जो कलर्ड प्रिंट होता है उसमें सारे कलर्स आते हैं, ब्लू, वाइट, ग्रीन, व्हाटएवर। लेकिन जो आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है जो कि आम तौर पे आप लेते हैं उसमें सिर्फ 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक और वाइट, या फिर उनके दरमियान इंटेंसिटी कलर की, जिसे हम ग्रे स्केल इंटेंसिटी कहते हैं, राइट। दिस इज व्हाट अ ब्लैक एंड वाइट इमेज इज, कि उसके अंदर चीज़ें ग्रे स्केल पे मूव करती हैं, उसमें कलर्स डायरेक्टली नहीं होते, राइट। It's pretty much like a simple print that you take nowadays, right? So यहाँ बेसिकली आपके पास जो 255 वैल्यू होती है वो वाइट कलर को इंडिकेट करती है, और 0 वैल्यू जो है वो ब्लैक कलर को इंडिकेट करती है, और 0 से जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वो ब्लैक लाइटर 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 होता होता ग्रे हो जाता है, और फिर ग्रे से वो आहिस्ता 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 लाइट होता होता वाइट हो जाता है। सो दिस इज योर कलर रेंज इन दैट केस, राइट। सो यहाँ अगर आप देखें तो ये वो पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू 0 है, दैट मीन्स के इमेज के ऊपर ये ब्लैक हैं, और बाकी सारे पिक्सल्स जो हैं उनकी वैल्यू 255 है, यानी वो सारे वाइट हैं। तो आप यूं कह लें कि इमेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आपको यूं नजर आ रहा होगा इस एरिया के अंदर, राइट। अब अगर आप इस इमेज को बतौर इनपुट दें, ठीक है, और फर्ज करें हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जिसको हमने ये टास्क दिया है कि वो रिकग्नाइज करे कि ये जो इमेज हमने उसे दिया है वो 0 है या 1 है। फर्ज करें उसमें पहली लेयर पे 25 यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 न्यूरॉन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्ज करें दूसरी लेयर पे हम 15 न्यूरॉन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आउटपुट लेयर पे हमारे पास एक ही न्यूरॉन है जो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स 1, राइट। सो इस केस में अगर हम लेयर 1 की एक्टिवेशंस के बारे में बात करें तो लेयर 1 पे क्या कंप्यूट हो रहा होगा? एक्टिवेशन विल बी अप्लाइड टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट्स ऑन यूनिट 1 ऑन लेयर 1 विद द इनपुट्स, राइट। अब यहां पे अगर हम ये कहें कि इनपुट्स 64 हैं, 64 इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, तो वेट्स कितने चाहिए होंगे? 64, राइट, प्लस B11।
सिमिलरली सेकेंड यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट के लिए, फोर्थ के लिए और 25वें यूनिट पे भी यही कंप्यूट हो रहा होगा. W125 which will be again 64 weights multiplied with 64 color intensity values from the image plus a bias term, right? So each neuron will be computing that. और चूंकि आपको 64 वेट्स की वैल्यूज चाहिए और आपके पास 25 न्यूरॉन हैं, तो टोटल वेट्स की वैल्यूज जो आपको इस लेयर पे चाहिए वो 64 ज़रब 25 होंगी. सो दैट्स अ लॉट्स ऑफ वैल्यूज, राइट? ओके, उसके बाद जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट बुनियादी तौर पे 25 वैल्यूओं पे मुश्तमिल होगी. यहां से हर न्यूरॉन चूंकि एक वैल्यू देगा तो 25 वैल्यूज पे मुश्तमिल आउटपुट इस A1 वेक्टर के अंदर आएगी और वो बतौर इनपुट चली जाएगी इस लेयर के पास. इस लेयर के पास 15 यूनिट्स हैं और ये 15 यूनिट्स बेसिकली क्या कंप्यूट कर रहे होंगे? लाइक पहले यूनिट के ऊपर W21.A1 पिछली लेयर से आने वाली इनपुट जो आउटपुट थी वो इसकी इनपुट बन जाएगी, राइट? और यहां पे चूंकि आपके पास जो A1 की वैल्यूज आई हैं वो 25 हैं, राइट? इसका मतलब है आपको यहां वेट्स की 25 वैल्यूज चाहिए और हर न्यूरॉन के ऊपर इतनी ही चाहिए और 15वें न्यूरॉन के ऊपर भी आपको 25 वैल्यूज चाहिए होंगी वेट्स की, क्योंकि A1 के अंदर 25 वैल्यूज हैं. प्लस यू विल बी एडिंग अ बायस टर्म. एंड देन फाइनली जो यहां से वैल्यूज जनरेट होंगी वो कितनी होंगी? 15, क्योंकि 15 न्यूरॉन्स हैं और वो 15 वैल्यूज बतौर इनपुट जा रही होंगी इस न्यूरॉन के पास. और ये न्यूरॉन जो कंप्यूट करेगा वो एक ही वैल्यू होगी. उसके अंदर आपके पास A2 के अंदर चूंकि 15 वैल्यूज हैं तो यहां आपको वेट्स की 15 वैल्यूज चाहिए होंगी. आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेके बायस ऐड करके उसके ऊपर एक्टिवेशन अप्लाई करके फाइनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लेंगे. और अगर वो फाइनल प्रोबेबिलिटी जो आपने कंप्यूट की है अगर उसकी वैल्यू 0.5 या उससे ज़्यादा है तो आप कह देंगे कि इमेज इज़ ऑफ डिजिट 1, वरना आप कह देंगे कि इमेज इज़ ऑफ डिजिट like other than that, whatever that is 0 or whatever. अब ये जो प्रोसेस है इनपुट से लेकर तमाम लेयर्स की कंप्यूटेशंस करके आउटपुट लेयर की फाइनल आउटपुट कंप्यूट करने तक का प्रोसेस, इनपुट से लेकर तमाम लेयर टू लेयर कंप्यूटेशंस करने के बाद आउटपुट लेयर के ऊपर फाइनल कंप्यूटेशंस करने तक का जो टोटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन. कि आपने इनपुट से अपने सफ़र का आगाज़ किया, लेयर टू लेयर कंप्यूटेशंस करते करते एक लेयर पे कंप्यूटेशंस की, उसकी आउटपुट अगली लेयर को दे दी, उस पर कंप्यूटेशंस की, उसकी आउटपुट अगली लेयर को दे दी, उस पर कंप्यूटेशन की और फाइनल आउटपुट निकाली. तो ये सारा प्रोसेस इनपुट से लेके फाइनल आउटपुट कंप्यूट करने तक का सारा प्रोसेस जो है इसको हम आमतौर पर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कहते हैं. Okay, any questions thus far? Okay, we'll take a little break.